बात करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में। हमने एक प्लांट को लिया, प्लांट में फ्लावर को डेवलप किया साहब। आप जानते हैं फ्लावर में फीमेल पार्ट कार्पल प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट स्टेमन प्रेजेंट होता है। कार्पल में ओवरी वाले पोर्शन में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ओव्यूल के डेवलपमेंट के टाइम मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज चलेजल मेगास्पोर। तो हमने यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर को लिया जो कि हैप्लोइड है। मेल पार्ट की बात करें, स्टेमन की बात करें, तो स्टेमन बाइलोब्ड होता है, टिपिकल स्टेमन बाइलोब्ड है। हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया था, उसमें 4 पोलन सेक हमें दिखाई दिए थे, 4 पोलन सेक। पोलन सेक में पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट थी। डिप्लॉइड सेल्स में जब मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। पोलन ग्रेन से मीन्स माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। आप जानते हैं मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ था, 2 मेल गैमेट्स बनाए थे, ध्यान करेंगे। एम्ब्रियो सेक में हैप्लॉइड एग सेल प्रेजेंट है एंड सिनर्जिट प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दोनों का फ्यूजन हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। एक सेल का फर्टाइजेशन मेल गैमेट से होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टाइजेशन एक सेल कन्वर्ट्स इनटू दी जाइगोट। सेकेंडरी न्यूक्लियस का मेल गैमेट से फ्यूजन होने पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है और ये सेल ट्रिप्लॉइड सेल होती है। आप ये भी जानते हैं पीसी कन्वर्ट्स इनटू दी एंडोस्पर्म एंड जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू दी एम्ब्रियो। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। पीसी में फर्दर डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होते हैं, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है, सीड के अंदर प्रेजेंट होगा साहब। एंडोस्पर्म या तो कंज्यूम हो जाएगा या फिर परसिस्ट करेगा। तो हमने कहा सीड के 2 टाइप होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो सब सीड बना दिया, सीड का जर्मिनेशन होगा, अगेन प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये लाइफ साइकिल इस तरह चलती रहती है प्लांट के अंदर। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। बात करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। यदि फर्टिलाइजेशन होता तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते, ध्यान रहे। बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑफस्प्रिंग्स का बनना, न्यू इंडिविजुअल का बनना क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये 2 मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव सेल से ही न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सारे प्लांट्स में नहीं, कुछ प्लांट्स में। जैसे हम पोटैटो की बात करें, पोटैटो में न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए पोटैटो की वेजिटेटिव सेल का यूज किया जाता है, आई का यूज किया जाता है, उससे नए प्लांट को डेवलप कर देते हैं। शुगर केन में नए प्लांट डेवलप करने के लिए शुगर केन के पीस को लिया जाता है और उनसे नए प्लांट डेवलप करते हैं। तो प्लांट की वेजिटेटिव सेल से न्यू प्लांट का डेवलप होना किसमें इंक्लूड करेंगे, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे। सेकेंड टाइप पे आते हैं एगेमोस्पर्मी। इसे आपको ध्यान से सुनना है। ग्रीक लैंग्वेज में गेमोस मीन्स होता है मैरिज और प्लांट के अंदर मैरिज का मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन। या एगेमोसे मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। गेमोस होता तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम, एगेमोस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ग्रीक लैंग्वेज में स्पर्मी का मीनिंग होता है सीड फॉर्मेशन। लास्ट लाइन पे आते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्म होना कहलाएगा एगेमोस्पर्मी। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, अनयूजुअल फिनोमिना है। कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, सारे प्लांट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। एक और टर्म आती है एपोमिक्सिस। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विंकलर। ग्रीक लैंग्वेज में एपो मीन्स होता है विदाउट एंड मिक्सिस मीनिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग मीन्स फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्म होना कहलाएगा एपोमिक्सिस। हम कह सकते हैं यहाँ पर एगेमोस्पर्मी क्या है, एपोमिक्सिस है।
अभी हमने कहा ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है, एबनॉर्मल फिनोमेना है, अनयूजुअल फिनोमेना है, कुछ प्लांट्स में दिखाई देता है, एस्टेरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में दिखाई देता है, ग्रासेज में दिखाई देता है। इस फिनोमेना के होने का रीजन है कुछ जीन्स का डेवलप हो जाना। उन जीन्स को एपोमेक्टिक जीन कहा जाता है। जिन प्लांट्स में एपोमेक्टिक जीन डेवलप हो जाते हैं वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जिन प्लांट में एपोमेक्टिक जीन डेवलप हो जाएंगे उन प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक एमोस्पर्मी अगस्त थ्रू, ये 3 मेथड के थ्रू होता है, डिप्लोस्पोरी के थ्रू, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के थ्रू एंड एपोस्पोरी के थ्रू। तीनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों मेथड में हमें एम्ब्रियो बनाने हैं, सीड बनाने, ध्यान रहे, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, विदाउट मियोसिस के। अब मुझे बताएं, कोई मियोसिस नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो क्या वेरिएशन आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में बनने वाले सारे प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होंगे, नहीं होंगे? और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स की पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। और क्लोन का इंडिविजुअल मेंबर क्या कहलाएगा? रेमेट। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सारे प्लांट्स बनेंगे क्लोन, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले आते हैं हम डिप्लोस्पोरी पर। आप जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर डिजनरेट, ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, दैट इज चेलेजल मेगास्पोर। चेलेजल मेगास्पोर में 3 बार हमने माइटोसिस कराया था। 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बनाए, 2 से 4 न्यूक्लियाई, 4 से 8 न्यूक्लियाई बने और फाइनली हमने एम्ब्रियो डेवलप किया था। प्रोसेस ध्यान आ रहा होता आपको। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ प्लांट्स में, एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता ही नहीं है। विदाउट मियोसिस के माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एम्ब्रियो बना है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस नहीं हो रहा साहब। तो यहाँ पर ध्यान रहे, मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस के एम्ब्रियो फॉर्म कर दे तो प्रोसेस को बोलेंगे डिप्लोस्पोरी है। पार्थिनियम में, टेरेक्सेकम में प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अब ये जो एम्ब्रियो बना है, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना है, इसमें एक सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी साहब। डिप्लॉइड एक सेल पहले से ही मौजूद है यहाँ पे। विदाउट फर्टिलाइजेशन के ये सेल एम्ब्रियो फॉर्म करने लग जाती है, जाइगोट की तरह बिहेवियर शो करती है, एम्ब्रियो फॉर्म कर देती है, ध्यान रहे। तो साहब ये बाद में जो प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है पार्थिनोजेनेसिस से। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड एग से डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्म होना कहलाएगा डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने एम्ब्रियो बना दिया है, नो मियोसिस नो फर्टिलाइजेशन, कोई मियोसिस नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो बन रहा है साहब। सेकेंड प्रोसेस है एपोस्पोरी। कुछ प्लांट्स में न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। न्यूसिलस की सेल में कोई मियोसिस नहीं हुआ है, इंटेग्यूमेंट की सेल में कोई मियोसिस नहीं हुआ है, डिप्लॉइड सेल है, ध्यान करेंगे। एम्ब्रियो बन गया मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट की सेल डिप्लॉइड हैं और डिप्लॉइड के लिए हम स्पोरोफाइट टर्म यूज करते हैं। तो स्पोरोफाइट से डायरेक्ट हमने गैमेटोफाइट बनाया है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट इज नोन एज एपोस्पोरी एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर किसी भी स्पोरोफिटिक सेल से डायरेक्ट गैमेटोफाइट बन जाए तो प्रोसेस को एपोस्पोरी बोलेंगे। लेकिन जो बनने वाला गैमेटोफाइट है ये कैसा है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड होने के बावजूद भी इसे फीमेल गैमेटोफाइट ही कहा जा रहा है। टर्म को बार बार चेंज नहीं किया जाता, ध्यान रहे। बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग जो टर्म एक बार स्टेब्लिश हो जाती है उसी टर्म को आगे भी यूज किया जाता है। एम्ब्रियो से को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं तो आगे भी हम फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलेंगे। डिप्लॉइड बनने के बावजूद भी इसे फीमेल गैमेटोफाइट ही बोलेंगे, इसे फीमेल स्पोरोफाइट नहीं बोलेंगे, ध्यान रहे। द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग फीमेल गैमेट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें एक सेल प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ऐसे आप जानते हैं एम्ब्रियो का बेसिक नेचर होता है डिप्लॉइड। एम्ब्रियो को स्पोरोफाइट मानते नहीं मानते हैं हम? अरे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यदि एम्ब्रियो हैप्लॉइड बन जाए तो अब उसे स्पोरोफाइट ही माना जाता है। तो याद रहे, बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग जो टर्म एस्टेब्लिश हो जाती है वही टर्म आगे भी यूज की जाती है, बार बार टर्म को चेंज नहीं किया जाता है। एम्ब्रियो से को फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कहा था तो अभी भी फीमेल गैमेटोफाइट हम बोलेंगे, ध्यान रहे।
स्पोरोफाइट से डायरेक्ट गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे जो एक सेल है वो कैसी है, डिप्लॉइड है। डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टाइजेशन के। तो आप देख रहे हैं हमने दोनों प्रोसेस में एम्ब्रियो बना दिए हैं, नो मियोसिस नो फर्टाइजेशन। तो याद रहे एमएमसी के थ्रू एम्ब्रियो से यदि फॉर्म होगा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिप्लोस्पोरी कहलाएगा। न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट के सेल के थ्रू एम्ब्रियो से एक फॉर्म होगा प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एपोस्पोरी है, ध्यान रहे। और दोनों प्रोसेस में बाद में क्या हुआ है, पार्थियनोजेनेसिस हुआ है। एपोस्पोरी हमें देखने को मिलती है हाइड्रेसियम में, जिसे हॉकवीड भी कह दिया जाता है। अब आते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पर। यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा, अच्छे से इसको याद रखना है। कुछ प्लांट में न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं। न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियोज का फॉर्म होना कहलाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियोनी मींस एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब सब इस प्रोसेस को स्पोरोफिटिक बडिंग भी कह दिया जाता है। अब यह डायग्राम में देखिए आप, सिट्रस, मैंगो एंड ओपनशिया में न्यूसिलस की सेल से मैनी एम्ब्रियोज बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। न्यूसिलस की सेल से मैनी एम्ब्रियोज बन रहे हैं। मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्म होना कहलाएगा पॉली एम्ब्रियोनी। द फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहां पर न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी हो रही है, न्यूसिलस की सेल से मैनी एम्ब्रियोज बन रहे हैं, तो बोलेंगे न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी है। और ये हमें देखने को मिलती है सिट्रस, मैंगो एंड ओपनशिया के अंदर। एक प्लांट स्पाइरेंथस, स्पाइरेंथस प्लांट के अंदर इंटेग्यूमेंट की सेल से मैनी एम्ब्रियोज बन जाते हैं, वहां पर पॉली एम्ब्रियोनी होगी, लेकिन वो कौन सी होगी, इंटेग्यूमेंटल पॉली एम्ब्रियोनी है। ये कौन सी है, न्यूसिलस पॉली एम्ब्रियोनी है, ध्यान रहे। अब ये जितने भी एम्ब्रियोज बन रहे हैं ये आउटसाइड द एम्ब्रियो से बन रहे हैं। ये एम्ब्रियोज अपने आप को बड़ा करते जा रहे हैं, अपना साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जब इन्हें स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए तो ये एम्ब्रियो सेक के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं। दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक, ये एम्ब्रियो सेक में ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोज बने हैं बड की फॉर्म में बने हैं। स्पोरोफिटिक टिश्यू से बड की फॉर्म में एम्ब्रियो का बनना कहलाएगा स्पोरोफिटिक बडिंग है। स्पोरोफिटिक टिश्यू कौन सा है, न्यूसिलस का टिश्यू डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू है, इंटेग्यूमेंट का टिश्यू डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक टिश्यू है। स्पोरोफिटिक टिश्यू से बड की फॉर्म में एम्ब्रियो का बनना कहलाएगा स्पोरोफिटिक बडिंग है। अब सब तीनों प्रोसेस में देखे हमने कहीं पर भी मियोसिस नहीं कराया है, कहीं पर फर्टाइजेशन नहीं कराया है। नो मियोसिस नो फर्टाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म किए हैं, देख पा रहे हैं आप, नो मियोसिस नो फर्टाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म किए हैं, फाइनली सीड का फॉर्मेशन होगा। तो साहब यहाँ पे हो रहा है एपोमिक्सिस से एक हेमोस्पर्मी हो रहा है। कौन सा जीन काम कर रहा है, एपोमिक्टिक जीन काम कर रहा है। इस जीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अब उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है। अभी हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। बिना फर्टाइजेशन के सीड फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है, एपोमिक्सिस है। आप जानते हैं जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करते हैं तो फर्टाइजेशन की बात करते हैं। फर्टाइजेशन होता है, एक फर्टाइज होता है तो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, जाइगोट बनता है तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो फॉर्म होता है सीड का फॉर्मेशन होता है। हम सीड के थ्रू यदि नए प्लांट डेवलप करते हैं तो हम कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए प्लांट डेवलप कर रहे हैं, बोलते नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टाइजेशन के हो रहा है, या बिना फर्टाइजेशन के सीड बन रहे हैं। अनयूजुअल फिनोमिना है, एबनॉर्मल फिनोमिना है। कौन सा जीन काम कर रहा है, एपोमिक्टिक जीन काम कर रहा है। तो याद रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड का फॉर्मेशन होता है, एपोमिक्सिस में भी सीड का फॉर्मेशन होता है। दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों प्रोसेस मिमिक कर रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे, मिमिक्री हो रही है साहब। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस, ए सेक्सुअल है, फर्टाइजेशन नहीं होना, ध्यान करेंगे। तो ए सेक्सुअल हुआ नहीं हुआ, डेड मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिमिक्री शो कर रहा है, मिमिक कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भी सीड बन रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सीड बनते हैं, तो दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम आता है। एपोमिक्टिक जीन को सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी लेबोरेटरी रिसर्च चल रही है, अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। क्यों रिसर्च चल रही है साहब, जिस दिन जीन के बारे में पता चल जाएगा इसका यूज हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में किया जाएगा। किस तरह किया जाएगा इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे आप। दो प्लांट आपके सामने, एक फीमेल प्लांट एक मेल प्लांट है साहब, कैपिटल पी फीमेल, स्मॉल पी मेल, दोनों क्रॉस कराया साहब।
F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे सब बनेंगे हाइब्रिड्स बनेंगे। अब सब F2 जनरेशन हमें निकालनी है, तो F1 की हमने सेल्फिंग कर दी या F1 के 2 प्लांट को सटा दिया। कैपिटल P स्मॉल p में जब मियोसिस होगा तो करेक्टर का सेग्रीगेशन होगा। गैमीट बनते टाइम करेक्टर का सेग्रीगेशन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सा। करेक्टर का सेग्रीगेशन हो गया तो F2 जनरेशन में सारे प्लांट हाइब्रिड नहीं बन रहे हैं। F2 जनरेशन में 50% प्लांट हाइब्रिड बनेंगे और रिमेनिंग प्लांट प्योर बन गए साहब। यदि हम F3 जनरेशन में जाएंगे तो 25% प्लांट हाइब्रिड्स फॉर्म होंगे। कहने का मतलब है जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाइब्रिड विगर का लॉस होता जाता है। ये साइंटिस्ट के सामने एक मेजर प्रॉब्लम है। आप ये भी जानते होंगे कि हाइब्रिड सीड से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फार्मर्स चाहते हैं कि उन्हें हाइब्रिड सीड मिल जाएं और वो हाइब्रिड सीड को बोएं और उनकी क्रॉप जो है पूरी हाइब्रिड क्रॉप आ जाए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और उसमें मनी भी बहुत लगती है, क्योंकि साइंटिस्ट को दिन रात काम करना होता है, तो टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, इसलिए हाइब्रिड सीड मार्केट में कॉस्टली आते हैं। लेकिन फार्मर्स लोग फिर भी कॉस्टली सीड परचेज करते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी क्रॉप उनकी हाइब्रिड बन जाए, तो फर्स्ट ईयर तो साहब उनकी पूरी क्रॉप हाइब्रिड आ जाती है क्योंकि सारे सीड हाइब्रिड हैं। अब सेकेंड ईयर उन्हीं सीड का यूज करते हुए जब वो नए प्लांट डेवलप करते हैं तो सारी क्रॉप हाइब्रिड नहीं आ पाती है, कुछ प्लांट उसमें प्योर बन जाते हैं, कुछ हाइब्रिड आते हैं साहब, तो उन्हें वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है जो पहले मिला था। इसलिए फार्मर को हर साल एवरी ईयर मार्केट से नए हाइब्रिड सीड परचेज करने पड़ते हैं जो कि बहुत कॉस्टली आते हैं। फार्मर सोच रहे हैं कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाए कि हाइब्रिड सीड उन्हें हर साल परचेज नहीं करना पड़े। एक बार हाइब्रिड सीड परचेज कर लिए, ईयर आफ्टर ईयर उन सीड का यूज करते जाएं, तो ऐसा उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए। जिस दिन एपोमेक्टिक जीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, उस दिन जीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा हाइब्रिड्स के अंदर, और हाइब्रिड में जीन ट्रांसफर हो गया तो एपोमेक्टिक जीन ना तो मियोसिस होने देता है ना फर्टाइजेशन होने देता है। तो साहब मियोसिस नहीं होगा तो करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा, करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाइब्रिड विगर मेंटेन रहेगा। तो मार्केट में ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सीड आ जाएंगे और ट्रांसजेनिक एपोमेक्टिक जीन वाले प्लांट मार्केट में आ जाएंगे। तो सब फार्मर्स को नए सीड हर साल परचेज नहीं करने पड़ेंगे। एक बार ट्रांसजेनिक एपोमेक्टिक सीड वाले प्लांट को उन्होंने ले लिया, हर साल उन्हीं का यूज करते रहेंगे। ऐसे प्लांट जो एपोमिक्सिस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और प्लांट्स को कहा जाता है एपोमिक्स। प्लांट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस आर कॉल्ड एपोमिक्स। तो ये एपोमिक्सिस की सीड इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस है कि एक बार आपने सीड परचेज कर लिए, हाइब्रिड सीड परचेज कर लिए, तो हर साल नए सीड परचेज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाइब्रिड विगर मेंटेन रहेगा, हाइब्रिड विगर का लॉस नहीं होगा। इसलिए फार्मर को हर साल नए सीड परचेज नहीं करने पड़ेंगे, एक बार सीड परचेज करने पड़ेंगे, उन्हें बो देंगे तो सारे प्लांट हाइब्रिड आएंगे। हाइब्रिड प्लांट से जितने भी सीड मिलेंगे, मैक्सिमम सीड बेच दिए, कुछ रख लिए, उनको फिर बो दिया, सारे प्लांट हाइब्रिड आ गए साहब। फिर नई क्रॉप आई, मैक्सिमम सीड बेच दिए, कुछ रख लिए, फिर बो दिया साहब, पूरी क्रॉप हाइब्रिड आ जाएगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाइब्रिड विगर का लॉस नहीं हो पाएगा, तो साइंटिस्ट की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी और फार्मर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये एपोमेक्टिक जीन की हाइब्रिड इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस है, ध्यान रहे। अब मुझे बताएं, एपोमिक्सिस के थ्रू बनने वाले सारे प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर या डिसिमिलर? ऑब्वियसली बात है, सारे प्लांट जेनेटिकली सिमिलर होंगे, सब में जेनेटिक लेवल सेम दिखाई देगा, जेनेटिकली सिमिलर होंगे सारे प्लांट्स। नाउ पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। एग विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है साहब, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस है। इसके 2 टाइप माने जाते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्म होना कहलाएगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से, और डिप्लॉइड एग से अभी डिस्कस किया था ना डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी में, डिप्लॉइड एग से डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्म होना कहलाएगा डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं एपोगेमी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट इज नोन एज एपोगेमी। गैमेटोफाइट से डायरेक्ट स्पोरोफाइट का फॉर्म होना क्या कहलाएगा? एपोगेमी कहलाएगा। कुछ प्लांट्स में एंटीपोडल सेल से या सिनर्जिड सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के।
तो ये प्रोसेस कहलाएगा एपोगेमी है। एम्ब्रियो को हम स्पोरोफाइट मानेंगे, ध्यान रहे, चाहे एम्ब्रियो हैप्लॉइड डेवलप हो चाहे डिप्लॉइड डेवलप हो, एम्ब्रियो को स्पोरोफाइट माना जाता है। ध्यान रहे, मैंने पहले भी कहा था एम्ब्रियो का बेसिक नेचर डिप्लॉइड होता है, तो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग इसे स्पोरोफाइट ही कंसिडर किया जाता है। ध्यान रहे, गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है। किसी भी गैमेटोफिटिक सेल से एक्सेप्ट एग सेल यदि स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, प्रोसेस को बोलेंगे एपोगेमी है। एक सेल वाले प्रोसेस को ऑलरेडी हम कह चुके हैं पार्थिनोजेनेसिस है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पार्थिनोकार्पी। इसे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टाइज्ड ओवरी इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ओवरी विदाउट फर्टाइजेशन यदि फ्रूट में मॉडिफाई हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी है। तो कुछ प्लांट के अंदर ये पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्टाइजेशन के। अब सब ओवरी फ्रूट में तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि फर्टाइजेशन नहीं हुआ है। कभी आप देखना मार्केट में एक पपाया आता है, बाहर का पपाया आता है, पपाया कट करेंगे तो उस पर अंदर वाइट वाइट से ओव्यूल आपको दिखाई देंगे, ब्लैक कलर के सीड देखने को नहीं मिलेंगे। ओव्यूल ओव्यूल ही रह गए, सीड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए क्योंकि इनका फर्टाइजेशन नहीं हो पाया था। तो याद रहे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। नेचुरल पार्थिनोकार्पी हमें देखने को मिलती है बनाना के अंदर, ग्रेप्स के अंदर। अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने में क्या करेंगे? पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए ओवरी पर ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे कर दिया जाता है। हमने ओवरी में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ओवरी डायरेक्ट फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है। ऑक्सिन स्प्रे करने के बाद भी यदि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो जिबेलिन का यूज किया जाता है। जहां पर ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करने में फेल हो जाता है वहां जिबेलिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर देता है, बिकॉज जिबेलिन इज मोर पोटेंट पार्थिनोकार्पिक एजेंट देन ऑक्सिन। एप्पल पियर में ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस नहीं कर पाता है, ऐसी कंडीशन में जिबेलिन का यूज किया जाता है। ऑक्सिन हो चाहे जिबेलिन हो, दोनों हार्मोन्स हैं। हमने ओवरी में ऑक्सिन का अमाउंट बढ़ाया है या जिबेलिन का अमाउंट बढ़ाया है, ओवरी को डायरेक्ट हमने फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया है और फ्रूट कैसा हो? सीडलेस होगा। ध्यान रहे, जहां पर सीड एडिबल होते हैं वहां पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल नहीं होती है। वाटरमेलन में सीड एडिबल नहीं है तो वाटरमेलन में पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल है हमारे लिए। पपाया में पार्थिनोकार्पी कर दी साहब, बेनिफिशियल है, सीडलेस पपाया बन रहा है साहब। लेकिन पार्थिनोकार्पी यदि अनार में कर दी जाए, जिसे कहा जाता है पोमीग्रेनेट, साइंटिफिक नेम उसका प्यूनिका ग्रेनेटम, तो वहां पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि और अनार का एडिबल पार्ट क्या होता है? सीड ही होता है, टेस्टा एडिबल होता है। तो जहां पर सीड या सीड का कोई प्रोडक्ट एडिबल है वहां पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल नहीं होती है। यदि हम पार्थिनोकार्पी कर दें पी में तो बताएंगे बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल। नॉन बेनिफिशियल, पी में सीड नहीं बनेंगे साहब, बिना सीड का पोड बन जाएगा, तो नॉन बेनिफिशियल है हमारे लिए। पार्थिनोकार्पी कर दी आपने ग्राउंडनट में तो बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल? नॉन बेनिफिशियल, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या खाएंगे साहब। पार्थिनोकार्पी कर दी आपने मस्टर्ड या सरसों में तो बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल? आंसर जाएगा नॉन बेनिफिशियल। मस्टर्ड के सीड नहीं बनेंगे तो ऑयल कैसे निकलेगा साहब। पार्थिनोकार्पी कर दी आपने लेमन में तो बताएं बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल? वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेमन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, विदाउट सीड के लेमन का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब है जहां पर सीड एडिबल होते हैं या सीड का प्रोडक्ट एडिबल होता है वहां पार्थिनोकार्पी बेनिफिशियल नहीं होती है। अब आते हैं हम पॉलीएम्ब्रोनी पर। द फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रोनी। आप जानते हैं यूजुअली सिंगल सीड में सिंगल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंगल सीड में यदि मैनी एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाए तो इस फिनोमिना को बोलेंगे पॉलीएम्ब्रोनी है। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। The phenomena of occurrence of more than one embryo in a seed is known as polyembryony. It was discovered by Leeuwenhoek in citrus fruit. ऑरेंज में डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने। पॉलीएम्ब्रोनी का होना जिम्नोस्पर्म का कॉमन फीचर माना जाता है, कॉनिफर्स का कॉमन फीचर माना जाता है, ध्यान रहे। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर भी हमें पॉलीएम्ब्रोनी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया था हमने न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रोनी, ध्यान करेंगे। ऑरेंज में, लेमन में, सिट्रस फ्रूट की बात कर रहा हूं मैं, मैंगो में, ओपनशिया में हमें दिखाई देती है न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रोनी। तो यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अब जानते हैं यहां पर हम फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करेंगे,
बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट की वेजिटेटिव सेल से हम नया प्लांट डेवलप करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस और डहेलिया में होता है। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो राइजोम के थ्रू हमें जिंजर, बनाना, टर्मरिक में रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। कॉर्म के थ्रू कोलोकेसिया, जमीकंद में दिखाई देता है। बल्ब के थ्रू अनियन, गार्लिक में रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। और ट्यूबर्स के थ्रू पोटैटो में दिखाई देता है। ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं मॉर्फोलॉजी एंड फैमिलीज वाले टॉपिक के अंदर, तो वहाँ पे आप ये पढ़ चुके हैं। सब एरियल स्टेम के थ्रू बात की जाए, रनर, साइनोडोन, डेक्टाइलोन जिसे दूब ग्रास कहा जाता है, एंड ऑक्जेलिस के अंदर रिप्रोडक्शन दिखाई देता है रनर के थ्रू। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में रिप्रोडक्शन स्टोलन के थ्रू होता है। पिस्टी आइकॉर्निया में रिप्रोडक्शन ऑफसेट के थ्रू होता है। क्राइसेंथेमम एंड मिंट में रिप्रोडक्शन सकर के थ्रू होता है। यदि हम ब्रायोफिल्लम की बात करें तो ब्रायोफिल्लम में रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू होता है। ब्रायोफिल्लम में लीव्स के मार्जिन पर बर्ड प्रेजेंट होती हैं, उन बर्ड से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा एक प्लांट और है कैलेंचॉय। कैलेंचॉय प्लांट के अंदर कंप्लीट लीव से ही नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। अगेव में बल्बिल्स के थ्रू नए प्लांट बनते हैं। हम बल्बिल क्या होते हैं समझेंगे। कुछ प्लांट में फ्लैशी बड डेवलप हो जाती हैं, उन फ्लैशी बड में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है और फ्लैशी बड स्केल से कवर्ड होती है। उन फ्लैशी बड को नाम दिया जाता है बल्बिल से। जब वो फ्लैशी बड मदर प्लांट से सेपरेट होकर सॉइल में गिरती हैं तो नया प्लांट फॉर्म कर देती हैं। तो बल्बिल के थ्रू कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आ रहे हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन पे, बाई कटिंग से। आप जानते हैं रोज में न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए रोज की स्टेम कटिंग का यूज किया जाता है। रोज की टहनी काट के, ब्रांच काट के बो दी जाती हैं और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। कटिंग को सॉइल में बोने से पहले यदि हम उसे ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में डिप करके बोएंगे तो रूटिंग फास्ट हो जाती है। ऑक्सीजन में यूज किया जाता है IAA, IBA एंड NAA। इन सारे ऑक्सीजन में से बेस्ट रूटिंग हार्मोन माना जाता है IBA को, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। कटिंग से नए प्लांट डेवलप करते हैं हम शुगर केन में। शुगर केन में स्टेम कटिंग का यूज करते हैं और स्टेम कटिंग में नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। कटिंग से नए प्लांट डेवलप करने के लिए हम किस सीजन का यूज करेंगे? यदि आपने समर के टाइम में कटिंग को लगा दिया तो कटिंग का मॉइस्चर लेवल खत्म हो जाएगा। मॉइस्चर लेवल खत्म होते ही कटिंग सूख जाएगी। यदि कटिंग के लिए सूटेबल टाइम कौन सा माना जाता है? रेनी सीजन माना जाता है। रेनी सीजन में मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है कटिंग में और इसी बीच में रूटिंग हो जाती है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। बाई ग्राफ्टिंग, मैंगो एंड रोज में ग्राफ्टिंग से नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं हम। एक मैंगो का प्लांट आपके सामने है जिसमें रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। और एक दूसरा प्लांट मैंगो का है जिसमें बहुत अच्छे मैंगो आ रहे हैं, जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसमें मैंगो क्वालिटी अच्छी नहीं है, छोटे छोटे साइज के मैंगो आ रहे, प्रोडक्शन कम हो रहा है। हम चाहते हैं इसी अच्छे वाले रूट सिस्टम वाले प्लांट में ही प्रोडक्शन बढ़ जाए और मैंगो की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए। तो हमने क्या किया, जो प्लांट जिसमें अच्छे मैंगो आ रहे हैं, क्वालिटी बढ़िया है, उसका हमने एक ब्रांच को कट किया और ब्रांच कट करके हमने यहाँ पे लगा दिया। जिस प्लांट का रूटेड पोर्शन हम यूज करेंगे उससे हम बोलेंगे स्टोक है, और अपर साइड का पोर्शन जो हमने लगाया है, ग्राफ्ट किया, उससे बोलेंगे सियोन है। दोनों पोर्शन कुछ टाइम बाद आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम है इट मीन्स मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम है इट मीन्स डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, कैलस बनेगा, और कैलस बनेगा तो दोनों पोर्शन को आपस में जोड़ देगा। यदि यह कैम्बियम नहीं होती तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। मोनोकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोनोकोट्स में कैम्बियम एब्सेंट होती है। ग्राफ्टिंग ओनली डाइकोट्स में पॉसिबल है क्योंकि डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होती, ध्यान रहे। मोनोकोट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। मार्केट में ग्राफ्टेड मैंगो आते हैं, रोज आते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू हमें नए प्लांट भी देखने को मिल जाते हैं साहब। आप देखते हैं रोज के एक ही प्लांट में पिंक कलर के रोज भी आ रहे हैं, वाइट रोज भी आ रहे हैं, ब्लैक रोज भी आ रहे हैं, ब्लू रोज भी आ रहे हैं। वो सब किससे पॉसिबल हुआ है? ग्राफ्टिंग से पॉसिबल हुआ है।